वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अदर एक्ट्स। इसमें 6 एक्ट्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि ये वाले टॉपिक ही आपको करने हैं। उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी दे रखा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है। तो टोटल मिलाकर के ये 6 एक्ट्स हैं और इन 6 एक्ट्स के ऊपर 7 नंबर का पेपर आपको आना है। तो अब ये जो 7 नंबर का पेपर आना है, इसमें ये है कि ये 7 के 7 क्वेश्चन हो सकता है एक में से भी पूछ लिए जाएं। बीच के अंदर कोई डिवीजन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते जी एक एक में से एक एक पूछो, ऐसा नहीं है। 6 एक्ट्स हैं, 7 सवाल उन्होंने पूछने हैं। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि सारे एक्ट्स को कवर कर लें। तो आप समझिए कि एक एक ही क्वेश्चन मोटा मोटा इसमें से आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो सकता है 2 आ जाए, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से 2 आ जाए, या कॉन्ट्रैक्ट में से 4 आ जाए, कोई एक छोड़ ही दें। इस तरह से भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये स्लाइड्स जो मैंने आपको भेजी थी, ये मैंने इसमें और कुछ रिवीजन किया है। तो अब ये 103 स्लाइड्स हैं, इसमें 103 स्लाइड्स हैं टोटल। और इसमें मैंने कुछ चार्ट्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन हो इससे रिलेटेड तो वो आप भी मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं उसमें और शामिल कर लूं। सोडी साहब भी आ गए हैं। तो अब 11 पार्टिसिपेंट हमारे हो चुके हैं। उतने ही आते हैं नॉर्मली, है ना। बाकी अब जो आते हैं आते रहेंगे आराम आराम से। तो ये हैं जी एक्ट्स, 6 एक्ट्स हैं। 2 एक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। बाकी एक्ट्स पे सिर्फ नाम लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, बेयर एक्ट पढ़ना है अगर आप पढ़ सकें तो। अगर बेयर एक्ट नहीं आप पढ़ सकते तो ये जो स्लाइड है फिर तो इसमें से तो आपको एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अब चलिए यहां से शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है। सबसे पहले एक प्रपोजल आता है या ऑफर आता है, ठीक। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर जो वीकली बाजार लगते हैं हमारे, उन्होंने कपड़े टांग रखे होते हैं। तो वो कपड़े जो टांग रखे हैं वो एक ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप इन, कई बार प्राइस भी लिखा होता है। आप शोरूम में जाते हैं, शोरूम में कपड़े टंगे हुए हैं, तो वो ऑफर दे रहे हैं आपको कि भाई इस प्राइस पर या इन कंडीशंस पर मैं ये चीजें बेचने को राजी हूँ। कई बार हम बिल लेते हैं, बिल पर भी कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। कई बार हमारे को किसी चीज का डिब्बा मिलता है, डिब्बे पर भी कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। तो अब अगर कोई किसी ने प्रपोजल दिया और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। अब प्रॉमिस के बदले में भी प्रॉमिस दिया जाता है कि भाई मैं आपको ये दूंगा, आप बदले में मुझे ये देंगे। अगर मैं आपको कपड़ा दे रहा हूं तो आप मुझे उसका प्राइस देंगे। तो अब रिटर्न में भी प्रॉमिस हो जाता है, तो उससे एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में। जरूरी नहीं है कि रिटर्न में हो, वर्बल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। आपने कपड़ा उठाया, आपको आप गूंगे हो, आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। आपने कपड़ा उठाया, इशारा कर दिया, कितने, वो कह देगा जी 100 रुपए का उसने नोट दिखा दिया आपको, आपने 100 रुपए दिए, आ गए, ठीक, एग्रीमेंट हो गया। और ये एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल एट लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इसका मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी हो सकते हैं जो एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं हो। तो ये कुछ इसेंशियल कंडीशंस हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर हो गया, फिर एक्सेप्टेंस हो गया, फिर एनफोर्सेबिलिटी हो। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, मतलब ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। और भी कंडीशंस हैं, जैसे कंसिडरेशन होनी चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आपने किसी को चीज फ्री में भी दे सकते हैं। तो कई बार फ्री में क्या रहता है कि भाई वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कंसिडरेशन आपको नहीं दी है तो कोई जरूरी नहीं कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करे, ठीक है। तो ये बेसिक चार्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में
ये सब हमें पहले भी पता है और हम डेली लाइफ में भी इन चीजों को डील करते हैं। अब आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी के हिसाब से हो सकते हैं। कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है, इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है। अब इसी तरह से कुछ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिक टर्म्स हैं कुछ। इससे पहले कि हम पूरा सेक्शन वाइज डिस्कशन शुरू करें, तो ये मैंने कुछ कुछ टर्म्स इसको अलग से चार्ट फॉर्म में दे दिया है ताकि यहां पर ये हैंडी रहे। तो रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है कि कॉन्टिंजेंट क्या है, कॉन्टिंजेंट मतलब कॉन्टिंजेंसी से आया, ठीक है ना। तो अगर ये चीज होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर ये चीज नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, या अगर ये नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर हो जाएगी तो नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, ये हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर बेस होता है। ठीक है, और ये कब हो सकता है, जब वो इवेंट हो जाए। ठीक है, और वॉइड कब हो जाता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब वो इवेंट होना ही इम्पॉसिबल हो जाए। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हारा मकान खरीद लूंगा अगर मैं सी के बाद भी जिंदा रहा। मतलब आप समझिए कि बी ने पहले ही सी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भैया ऐसा है कि मैं अपना मकान तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अब ए कहता है भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि अगर मैं जिंदा रह गया, ठीक है, सी मर गया पहले, तो आप मुझे दे दोगे। ठीक है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब, जब तक एनफोर्स नहीं हो सकता जब तक सी की डेथ ना हो जाए ए के लाइफ टाइम में, या फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाएगा, जब ए की डेथ हो जाए सी से पहले। ये सारे एग्जांपल्स कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर भी दिए गए हैं। अब आप सोचिए 1872 में कॉन्ट्रैक्ट बना था, तभी भी ये सारे एग्जांपल्स एनविसेज किए गए थे, और बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उनमें सार बाई वे ऑफ इलस्ट्रेशन वो समझाया करते थे। ठीक है, और आज तक भी इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुई है। अब उसके बाद एक ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी को कि वो उसको कुछ पैसे दे देगा अगर बी सी से शादी कर ले। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल हो जाएगा, जब बी और सी शादी कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो सी की डेथ हो जाए, ठीक है, उसने बी से शादी नहीं करी, उससे पहले ही डेथ हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसी तरह से ये तो हुए थे हैपनिंग के, कि अगर कोई इवेंट हो जाए तो ये पोजीशन होगी। अब उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये इवेंट ना हो तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, ये नॉन हैपनिंग के ऊपर बेस होता है। ठीक है, अब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट दे दूंगा कि अगर ये शिप जो है समुद्र से वापस नहीं आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और अब हुआ क्या कि ये शिप डूब गया, तो जब शिप डूब गया तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर शिप सेफली हार्बर में एंटर कर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, उसके पैसे चले गए, उसने नहीं देना उसको कुछ। फिर उसके बाद में तीसरी चीज इसमें हो सकती है कॉन्टिंजेंट में, कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। एक तो होता है भाई विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, अगर एक स्पेसिफाइड टाइम में इवेंट होगा तब ये एनफोर्सेबल होगा, और अगर ये इवेंट एक स्पेसिफाइड टाइम में नहीं होगा तो एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि व्हेन सच इवेंट हैज हैपेंड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम तो एनफोर्सेबल हो जाता है, और अगर वो इवेंट होना ही इम्पॉसिबल हो जाए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, या वो स्पेसिफाइड टाइम में नहीं हुआ, तो उस केस में ये अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। अब ए ने बी को, इसका एग्जांपल है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर ये शिप 1 साल के अंदर वापस आ जाए तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम हो गई 1 साल, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है अगर शिप जो है 1 साल के अंदर वापस आ जाए। लेकिन मान लो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर पता चला वो शिप में रास्ते में ही आग लग गई। ठीक है, तो इसका मतलब उसने तो आना ही नहीं वापस, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसी तरह से नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन ए फिक्स टाइम, इस पर भी ये भी कॉन्टिजेंसी है एक तरह की। तो इसमें क्या होता है, when the happening of such event becomes impossible before the expiry of specified time, when such event has not happened within the specified time, तब ये enforceable हो जाएगा, और अगर वो इवेंट हो जाए within the specified time तो ये void हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर ये शिप 1 साल के अंदर वापस नहीं आया तो मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है अगर शिप 1 साल में वापस ना आए, या 1 साल के अंदर ही मतलब उसमें आग लग गई मान लीजिए, तो इसका मतलब तो वापस आएगा ही नहीं ना।
लेकिन अगर शिप 1 साल के अंदर वापस आ गया, सेफ हार्बर में पहुंच गया, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद में फिर फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, इसके ऊपर भी कुछ चीज बेस हो सकती है कि व्हेन सच पर्सन एक्ट्स इन द मैनर एज डिजायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में ये एनफोर्सेबल हो जाएगा। अब क्या होता है, क्वेश्चन आपके इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि व्हेन ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड, विल बिकम एनफोर्सेबल व्हेन सच पर्सन एक्ट्स इन द मैनर। एग्जांपल जरूरी नहीं कि वो आपसे पूछे, एग्जाम्पल आपको समझने के लिए दिया हुआ है, समझाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो है हो सकता है ये कंडीशंस के ऊपर ही आ जाए, तो आपको कंडीशंस को भी माइंड में रखना है। ठीक है, तो ए ने एग्री किया बी को कि अगर बी सी से शादी कर लेता है तो उसको पैसे दे देगा। ठीक है, तो दोनों शादी कर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो गया। अब सी ने क्या किया, सी ने डी से शादी कर ली। जब सी ने डी से शादी कर ली, इसका मतलब वो बी से तो शादी कर नहीं सकता। ठीक है ना, तो मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। हालांकि ये पॉसिबल है कि डी डेथ हो जाए और सी दोबारा मैरिज कर ले, लेकिन वो कंडीशंस में नहीं जाना हमारे को, तो हमें ये चीज देखनी। फिर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार इम्पॉसिबल इवेंट्स भी होते हैं। अगर मान लो इम्पॉसिबल इवेंट है तो सच एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड सिंस इट इज वॉइड, ये शुरू से ही वॉइड है। अगर ये कह देगा भाई दो पैरेलल लाइंस मिल जाए तो मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा, ये एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि हमें पता हो दो पैरेलल लाइंस कभी मिल ही नहीं सकती। तो वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट वाज नोन टू द पार्टीज और नॉट इज इमैटेरियल। तो अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है, शुरू से ही वॉइड है। जहां तक वॉइड होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं एग्रीमेंट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। उसके बाद अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, दो पार्टी ने आपस में प्रॉमिस किया, उसका ब्रीच हो गया, तो उसके इसमें रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा, सूट फॉर डैमेजेस क्या क्लेम किए जाएंगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अलग से भी हमें पढ़ना है, सूट फॉर इंजंक्शन कि किसी को किसी काम से रोकना, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड कराना जो उसका डैमेज हुआ, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट मतलब वो जो क्वांटम ऑफ डैमेजेस है उसके हिसाब से ये डिसाइड करना। तो ये सारी रेमेडीज हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम मोटी मोटी कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हमारे बेस हो सकते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट की बात आती है कि स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होता है कि देखिए जब तक कॉन्ट्रैक्ट सही चलते रहते हैं तब तक तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उन पार्टी का आपस में झगड़ा हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ चीजें दी गई हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर इतना होगा, रीजनेबल होगा, एबनॉर्मली हाई होगा, तो क्या मान लिया जाएगा, वो डैमेजेस की नेचर का माना जाएगा, वो पेनल्टी की नेचर का माना जाएगा, वो एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि सब चीजों में चाहे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन कोर्ट क्या देखता है अल्टीमेटली, रीजनेबलनेस। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे चलता है, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट पे चलता है, उसके कुछ अपने रूल्स है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे चलता है। तो वो सब चीजें वो कॉन्ट्रैक्ट से भी ऊपर जाकर के चीजों को देखता है। ठीक है, अब मान लीजिए रीजनेबल है इंटरेस्ट, ठीक है, तो कितने पीरियड का देना पड़ेगा, जो डिफॉल्ट पीरियड है उसमें देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और लिक्विडिटी डैमेजेस भी देने पड़ सकते हैं। एबनॉर्मली अगर हाई है, एबनॉर्मली हाई क्या होगा, उस केस में क्या होता है कि जो डेट ऑफ डिफॉल्ट है उस डेट से उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इसको पेनल्टी के नेचर का माना जाएगा। अगर हाई है तो जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट, तो उसी को हाई मान लिया जाएगा। अगर रीजनेबल है, कई बार क्या होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि रिड्यूस्ड इफ पेड इंटरेस्ट, मतलब ऐसा है कि भाई आप मुझे 24% के रेट पे पैसे दोगे, ठीक है, मैंने आपको लोन दे दिया, आप मुझे 24% पे इंटरेस्ट दोगे, लेकिन अगर आपकी टर्म्स सही चलती रही, आपने मुझे प्रॉपर पेमेंट देते रहे, तो क्या है कि मैं इस इंटरेस्ट को 18% करूँ। ठीक है, आपस में एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये बेसिक प्रिंसिपल्स कुछ देखने हैं। तो इन प्रिंसिपल से क्या होता है कि वो ये देखते हैं कि भाई रीजनेबल है, अनरीजनेबल है, वो पेनल्टी के नेचर का है, वो इंटरेस्ट के नेचर का है, क्या है। हम आपस में तो एग्रीमेंट जो मर्जी कर लें, क्योंकि हमने कोर्ट के पास तो जाना नहीं रजिस्टर करने, लेकिन जब ये कोई व्हेन दे आर पुट टू क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स उसके देखने पड़ते हैं कि वो किस नेचर का है। फिर इसी तरह से कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोविजन होता है।
कई बार ये होता है कि जो सिंपल रेट का हमारा इंटरेस्ट में प्रोविजन है कि भाई आप इतनी डेट तक पेमेंट कर दोगे, इतनी डेट तक नहीं पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो कई बार स्टिपुलेशन हो जाती है बॉन्ड में फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फेलियर टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एज पेएबल अपॉन द प्रिंसिपल। ये पेनल्टी के नेचर का नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपने इंटरेस्ट जो एग्रीमेंट हुआ उसको नहीं पेमेंट किया, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लागू होगा तो इसको पेनल्टी के नेचर का नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए जैसे इंटरेस्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 24% पे एग्रीमेंट हो गया और उसमें ये प्रोविजन कर दिया कि अगर डेटर जो है इंटरेस्ट पंक्चुअली पेमेंट करता रहेगा तो क्रेडिटर वो जो है उसमें फिर 18% का रेट लगा देगा, ठीक है। तो ये क्लॉज जो है ये पेनल्टी के नेचर की नहीं है। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आती है ऑर्डिनरी डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस की। इसका क्या मतलब है, तो पहले तो देखते हैं कि मीनिंग क्या है। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो है ये तो डैमेजेस हैं विच आर फेयर एंड रीजनेबल, ठीक है, विच आर कंसिडर्ड एज अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ फेयर एंड जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ ए प्रोबेबल डैमेजेस विच आर लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एलडी क्लॉज लगा देते हैं कि भाई आपका जो है आपको इस टाइम तक ये प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करना है, अगर आप इस टाइम तक प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट नहीं करोगे तो लिक्विडेटेड डैमेजेस लगेंगे, ठीक है। फिर नेचर ऑफ लॉस, नेचर ऑफ लॉस क्या होता है? जो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं ये तो एक्चुअल ब्रीच पर होते हैं, और जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं ये प्रोबेबल लॉस होता है which the in the opinion of the parties they may result from the breach of contract. फिर टाइम ऑफ कैलकुलेशन कैसे होता है? तो these are calculated only when actual damages are suffered. तो ऑर्डिनरी डैमेजेस तो तब कैलकुलेट किए जाते हैं जब डैमेज एक्चुअल हो, और ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस तब कैलकुलेट किए जाते हैं कि ये बिफोर एक्चुअल डैमेजेस आर सफर्ड। इसमें प्रोबेबल की बात है, अभी डैमेज हुआ नहीं है, ये पहले से ही कैलकुलेटेड है, क्योंकि जब आपने प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया उसी में एलडी क्लॉज लगा दी, ठीक है। तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट डिले हुआ ही नहीं, आपने पहले से लगा दिया कि भाई अगर इस पीरियड से डिले बियॉन्ड डिले होगा तो लिक्विडेटेड डैमेजेस लगेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स, ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस। और अमाउंट क्या होता है? ये दीज आर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, और लिक्विडेटेड डैमेजेस दी आर द एस्टिमेटेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैमेजेस विद इन विच एक्चुअल डैमेजेस विल बी क्लेम्ड, ठीक है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इन चीजों को हम बाद में भी पढ़ेंगे, ये मोटा मोटा आई एम जस्ट थ्रोइंग सम कॉन्सेप्ट्स, सम टर्म्स विच आर यूज्ड और विच आर मोर इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे हो सकती है? बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी हो सकती है, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी हो सकती है। इम्प्लाइड एग्रीमेंट में क्या है? एक तो एस्टॉपल है। एस्टॉपल का मतलब क्या है? दो आदमी दुकान पे बैठे हैं, एक बंदा दूसरे, ये ग्राहक आया, उसने, एक आदमी ने, जो दो दुकान पे बैठे हैं उन्होंने कहा भाई ये मेरा पार्टनर है, ठीक है। तो अब बाद में वो ये नहीं कह सकता ये मेरा पार्टनर नहीं है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब being stopped from holding out what you have expressed earlier, ठीक है। तो बाय होल्ड, ये होल्डिंग आउट है। फिर ये नेसेसिटी की बात है कि कई बार एजेंसी बाय नेसेसिटी बन जाती है ना। तो मान लीजिए किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो उसमें अगर कोई उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये सारी डिटेल में हम पढ़। बाय रेटिफिकेशन, कि पहले कोई एग्रीमेंट नहीं था, बाद में रेटिफाई कर लिया उसके एक्ट्स को, तो वो बाय रेटिफिकेशन हो गई। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो कई बार बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी एजेंसी क्रिएट हो सकती है। अब आइए देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करते हैं। इसमें क्या है? सेक्शंस 1 to 75 है और 124 to 238 है। ऐसा नहीं कि बीच के सेक्शन नहीं है, पर बीच के सेक्शन निकल करके इसमें से ही वो पार्टनरशिप एक्ट बन गया और सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया। सबसे पहले ये तो ये है कि भाई इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब आप कहोगे जी अब तो जम्मू कश्मीर भी 370 आ गई। तो जो 370 आई, उन्होंने कहा कि एक अभी एग्रीमेंट हुआ था, शायद एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, शायद सितंबर 2019 में। उन्होंने कहा जो 39 सेंट्रल लॉज हैं वो दे विल आल्सो बिकम एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हमें जो पढ़ना है
वो पढ़ना है जो भी हमारी अमेंडमेंट्स आई हैं अप टू 30 जून 2019। हालांकि ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन वो पूछते नहीं है कि जिसमें पहले कुछ हो बाद में कुछ चेंज हो गया हो, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन जो लॉ स्टैंड करता था 30 जून 2019 को, उसके हिसाब से ये इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कट ऑफ डेट हमें देखनी है, तो हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। इट डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये कब इनेक्ट हुआ था, तो आपको याद रखना पड़ेगा 25 अप्रैल 1872 को इनेक्ट हुआ था। और इनफोर्स कब आया? 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, अब 1 सितंबर कैसे याद रखोगे? देखो 1872 तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। अब 1872 आप याद रख लो। 1872 का पहला वर्ड क्या है? तो इसका पहला वर्ड है जी फर्स्ट। ठीक है, और 1 और 8 को मिला के क्या बन जाएगा? 9। तो 9वां महीना 1 सितंबर। तो आपको याद हो गया 1 सितंबर 1872 सिर्फ आपको याद करना। इस तरह से आप अपने आप भी कुछ चीजें गेस कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। इसमें क्या होता है? when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। अब प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल ये हमने पहले भी पढ़ लिया थोड़ा सा ब्रीफ में। तो प्रपोजल ये होता है कि एक आदमी अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा, और दूसरे की एसेंट लेने के पर्पज से। ये एसेंट होना चाहिए, कई बार लड़के टाइपिंग में गलती कर देते हैं। तो with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ठीक है जी। और ये जो पर्सन मेकिंग दी प्रपोजल है, ये जो प्रपोजल दे रहा है ये प्रोमिसर है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको वो प्रोमिसी है। ठीक है, अब आपने भाभी जी को प्रॉमिस कर दिया कि भैया ऐसे है, मैं आपको पार्क में चलो पिक्चर देखने चलते हैं। भाभी जी कहती है नहीं भाई मैं तो नहीं, मेरा तो नहीं मूड है। आपने कह दिया कि भाई ऐसा है चलो पिक्चर देख के आज जब आएंगे तो मैं आपको साड़ी दिला दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है आपसे प्रॉमिस। ये एग्जांपल मैं सोडी साहब के लिए दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि भाई आपने कुछ प्रॉमिस किया और उन्होंने भी कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर लिया उसके बदले में। तो ये जो पर्सन एक्सेप्टिंग दी प्रपोजल है, इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। ठीक है, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद में when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promises called as consideration from the। अब आपने प्रॉमिसर एक पार्टी हो गई, अब जो दूसरी पार्टी है वो भी कुछ एग्री करेगी कि मैं ये एक्ट करूंगा या मैं एक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल कंसिडरेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called an agreement। ठीक है, तो इसको एग्रीमेंट कहा जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगर माइनर के साथ में आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वॉइड है। ठीक है, लेकिन अगर माइनर कोई नेसेसरी आइटम्स खरीदता है, ठीक है ना, तो इन केस सच केस माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। इसका मतलब ये है कि जो माइनर की जो एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें से दिया जा सकता है अगर कोई परचेज ऑफ नेसेसिटीज करता है। अब साउंड माइंड की क्या डेफिनेशन है, ये सब चीजें मैंने मतलब इसमें सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो साउंड माइंड का कब कहा जाएगा? साउंड माइंड का तब कहा जाएगा जब वो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और अपना एक रैशनल जजमेंट कर सकता है कि उसके इंटरेस्ट पर इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अपना भला बुरा समझ के कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो साउंड माइंड का माना जाएगा। ठीक है, रैशनल जजमेंट कर सकता है। दो आदमियों के बीच में कॉन्सेंट कब मान ली जाएगी? व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि जब एक ही चीज वो कह रहे हैं और एक ही चीज समझ रहे हैं तो उनकी कॉन्सेंट मान ली जाएगी। ठीक है, और ये कॉन्सेंट जो है, ये फ्री कॉन्सेंट भी इसमें कॉन्सेप्ट आती है कि फ्री कॉन्सेंट जरूरी है। तो फ्री कॉन्सेंट तब है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब आप किसी के सिर पे रिवॉल्वर रख के कह दो कि भैया एग्रीमेंट करो, तो वो जो है
वो फिर फ्री कंसेंट नहीं है, इट इज इंड्यूस्ड बाय कोएर्शन, ठीक है। तो एनी कंसेंट इंड्यूस्ड बाय कोएर्शन और फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस इज नॉट सेड टू बी फ्री, ठीक है। तो फ्री में क्या है कि अपने माइंड से, फ्री माइंड से, कोई दबाव नहीं है। अब कोएर्शन क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट कोएर्शन ये है कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी को पकड़ के ले गए कि भैया ऐसा है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, नहीं तो जो है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, नहीं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम यही कैद रहो। तो ये कोएर्शन हो गई, ठीक है। तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अनड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other, ठीक है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, कई बार डोमिनेट कर सकते हो आप किसी की विल को। अब डोमिनेट कैसे कर सकते हो, डोमिनेट में ये मान लो आप ऐसे फिड्यूशियरी पोजीशन में, एक बाबा जी हैं मतलब, या गुरु जी है, अब उनका अपने चेले पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। अब गुरु जी कहेंगे हरी चटनी खाओ, तो हरी चटनी खाएगा बंदा, वो कहेगा लाल चटनी खाओ, लाल चटनी खाएगा, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब इसमें क्या है कि ए बीइंग इन डेट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट से फ्रेश लोन ऑन टर्म्स व्हिच अपीयर टू बी अनकॉन्शनेबल, ठीक है। 5% पर मंथ पे एग्री कर लिया उसने, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये कहता है कि एग्रीमेंट वॉइड कब मान लिया जाएगा, तो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल लॉ बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, ठीक है। और जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और द अदर, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को क्या है, वॉइडेबल वॉइड में भी आ सकता है, वो बीच में खड़ा हुआ है वॉइडेबल वाला, वॉइडेबल इधर आएगा तो वैलिड बन जाएगा, उधर आएगा तो वॉइड बन जाएगा, ठीक है। अब एक आदमी को बंदूक की नोक पे रख के एक औरत से शादी करवा दी गई, अब बाद में वो सोचे यार शादी तो हो ही गई, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, तो वो फिर वैलिड एग्रीमेंट हो गया। और अगर मान लो वो लॉ में चला गया कि भाई इन्होंने तो, मैंने पुलिस में केस कर दिया, तो फिर वो वाइड वाइड हो जाएगा, इस तरह से। तो एक कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable, ठीक है। तो voidable जो है वो बीच में खड़ा हुआ है, तो अगर वो अनएनफोर्सेबल हो गया, तो जब वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा तब वो void मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मान लिया जाएगा, ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है जैसे लिखा हुआ है, और इसको एग्जाम्पल बना करके भी पूछ सकता है। तो हम, लेकिन जब हम करें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तो एग्जाम्पल तो हम अपने माइंड से भी बना सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से भी दिए हुए हैं। तो ये प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब ये प्रपोजल कब वापस हो सकता है, प्रपोजल का रिवोकेशन कब तक हो सकता है, प्रपोजल का रिवोकेशन तब तक हो सकता है जब तक उसका कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो जब वो कम्युनिकेशन उसकी एक्सेप्टेंस का कंप्लीट हो जाए एज अगेंस्ट द प्रपोजर, तब वो जो है प्रपोजल तब तक रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। इसी तरह से एक्सेप्टेंस कब रिवोक की जा सकती है। अब इसमें क्या एग्जांपल आएगा, जैसे प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक आदमी ने भाई चिट्ठी लिखी, ये जब कॉन्ट्रैक्ट बना था 1872, तब तो ना टेलीफोन होते थे ना चीजें होती थी, तो उन्होंने उन सिचुएशंस में उसको एनविसेज किया हुआ था। उन्होंने एग्जांपल दिया इसमें, ए ने चिट्ठी लिखी, भाई मैं आपको ये सामान देना चाहता हूँ, मैं ये सामान बेचना चाहता हूँ। उसने कह दिया ठीक है भैया मुझे जो है मंजूर है, ठीक है। दूसरे आदमी ने भी उसको चिट्ठी लिख दी। अब लेकिन बाद में ए पहले वाले का मन बदल गया, उसने कहा भाई मैं ये सामान आपको नहीं बेचना चाह रहा हूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जब उसने ये दूसरी चिट्ठी लिखी, उससे पहले ही पहले वाला जो है वो उसको चिट्ठी लिख चुका था कि मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं, तो ये रिवोक नहीं कर सकता उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जब आप एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा। ये टाइम इसका शायद कई बार होता है ये बीच में खत्म कर देते हैं, अगर बीच में खत्म कर देंगे तो देख लेंगे, दोबारा मीटिंग करनी होगी तो दोबारा इसको कर देंगे। कई बार ये टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, इनकी मर्जी होती है नॉर्मली। अभी जैसे टाइम दिखा रहे हैं 1 मिनट के और बाकी है, अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा मीटिंग कर लेंगे। और
और इसी तरह से जो एक्सेप्टेंस है, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. तो इसी तरह से एक्सेप्टेंस जो है उसको भी रिवोक किया जा सकता है कि जब तक वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड. तो वो भी उसमें एग्जांपल से आप इस चीज को समझ सकते हैं. अब प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस कब बन जाएगा? तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड होनी चाहिए और ये इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. तो proposal promise कब बन जाएगा? जब उसकी acceptance absolute और unqualified हो. ठीक है, और be expressed in some usual and reasonable manner unless the